हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, जिनका वास्तविक नाम क्या था? रोशन अख्तर था। अगर हम रोशन अख्तर की बात करें तो ये किसका पुत्र है? बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र जहान शाह का पुत्र है। यदि आप पुराने वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे मैंने कई बार जिक्र कर दिया इनका, तो पुराने वीडियो एक बार देख लीजिए आप, अगर आप अच्छे से यहाँ पे चीज़ों को समझना चाहते हैं। तो बहादुर शाह प्रथम के सबसे छोटे पुत्र जहान शाह का पुत्र है रोशन अख्तर, जो कि 18 वर्ष की उम्र में गद्दी पर यहाँ पे बैठ चुका है। और इसको गद्दी पर किसने बैठाया है? सैयद बंधुओं ने गद्दी पर बैठाया। इससे पहले भी सैयद बंधु क्या कर रहे हैं? गद्दी पर बैठाते हुए आ रहे हैं। सबसे पहले सैयद बंधुओं द्वारा फर्रुख सियार को गद्दी पर बैठाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अच्छा पेपर बनता है तो देखिए, सैयद बंधुओं के द्वारा पहला शासक जिसे गद्दी पर बैठाया गया, पहला मुगल शासक, तो कौन है? फर्रुख सियार। दूसरे की बात करें तो रफ़ी उद दर्जात, फिर रफ़ी उद दौला, और फिर अब मोहम्मद शाह रंगीला। तो मोहम्मद शाह रंगीला कह लीजिए, रोशन अख्तर कह लीजिए। मोहम्मद शाह रंगीला क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से भी बात करेंगे। तो जब ये गद्दी पर बैठा रोशन अख्तर, तो इसको लगा कि मुझे क्या करना है, सैयद बंधुओं का यहाँ पे अंत करना है। तो सैयद बंधुओं को इसने मरवा दिया। ठीक है, सैयद बंधुओं को इसने क्या कर दिया? मरवा दिया। तो इस प्रकार सैयद बंधुओं का अंत हो गया मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो मोहम्मद शाह रंगीला ने सैयद बंधुओं का मरवाने के लिए चिनकिलिच खां से मदद ली थी। तो चिनकिलिच खां की मदद से यहाँ पे सैयद बंधुओं का उसने अंत करवा दिया। अगर हम बात करें चिनकिलिच खां कौन है, या सआदत खां कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला के समय क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होगी, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण अवध और हैदराबाद है। और ये प्रश्न एग्जाम में डायरेक्ट कई बार बनता है कि अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सआदत खां के द्वारा की गई थी। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क के द्वारा की गई थी। प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि हैदराबाद और अवध जो स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर के सामने आए, तो ये किसके समय स्वतंत्र राज्य उभर के आए? तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय ये स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। सैयद बंधुओं से देखिए प्रश्न बनता है, भाइयों का नाम मैंने आपको बता ही रखा पिछले वीडियो में, फिर से अभी बता दूंगा आगे नोट्स में। 1713 से 1720 तक इनका क्या रहेगा? प्रभाव रहेगा। यहाँ उत्तर मुगल कालीन शासक हम पढ़ रहे हैं, तो 1713 से 1720 तक इनका यहाँ पे प्रभाव रहेगा। और 4 राजाओं को इन्होंने गद्दी पर बैठाया, और अंतिम शासक है मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि इनको क्या करेगा? मरवा देगा। अब यहाँ पे अन्य प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बनते हैं। देखिए, दिल्ली में कौन बैठा है? रोशन अख्तर या मोहम्मद शाह रंगीला? देखिए, हिंजड़ों एवं महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व इसके समय रहेगा। और दिल्ली का जो शासक है रोशन अख्तर भी बैठा है, संगीत को ये बढ़ावा देगा। इनको थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अच्छे से क्या समझना है, इसके पीछे की जो स्टोरी है। देखिए, जब औरंगजेब शासक था, तो औरंगजेब शासक था, उसने क्या किया? गीत संगीत पर उसने क्या कर दिया था? बैन लगा दिया था। बैन लगा दिया तो क्या हुआ? जितने भी गीत संगीत जो गा रहे थे, उनको उसने क्या किया? जेल में डालना बंद कर दिया। इससे क्या हो गया? कलाकारों के भूखे मरने की नौबत आ गई थी दिल्ली में उस समय। किसके समय? औरंगजेब के समय। कलाकारों के लिए बिल्कुल स्थिति यहाँ पे क्या हो गई थी? खराब हो गई थी। तो उन कलाकारों ने क्या किया? औरंगजेब के सामने एक रैली निकाली, और ढोल नगाड़े लेके क्या करने लगे? कंधे पे लेके जाने लगे। तो औरंगजेब ने देखा ये क्या कर रहे हैं, ढोल नगाड़े लेके जा रहे हैं, बजा नहीं रहे, ये क्या हो रहा है? तो औरंगजेब ने पूछा जब उनसे, तो वहाँ से जवाब मिला कि हम इन बैंड बाजों को, इन किनको, ढोल नगाड़ों को क्या कर रहे हैं? दफनाने जा रहे हैं। तो इनका जनाजा निकल रहा है और इनको हम दफनाने जा रहे हैं। तो औरंगजेब ने एक स्टेटमेंट दिया कि कब्र जरा गहरी खोदना। क्या? कब्र जरा गहरी खोदना, गहरी खोदना। तो स्टेटमेंट क्या था कि कब्र जरा गहरी खोदना, ताकि कल के दिन कोई राजा इस कब्र को खुलवा के, मतलब इन ढोल नगाड़ों को वापस ला के संगीत को बढ़ावा ना दे दे। लेकिन ये काम कौन करेगा? रोशन अख्तर, यानी कि मोहम्मद शाह रंगीला करेगा। तो मोहम्मद शाह रंगीला के समय संगीत को बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे बढ़ावा दिया गया। सीमा विस्तार में इसको कोई इंटरेस्ट था नहीं, राजपाट में इसको कोई इंटरेस्ट था नहीं। इसके इंटरेस्ट क्या थे? देखिए, हिंजड़ों एवं महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व क्यों हो रहा है? क्योंकि ये हिंजड़ों एवं महिलाओं के साथ ही अपना अधिकतर समय व्यतीत करता था। दिन भर मुर्गे लड़ाने का काम हो गया, ठीक है, संगीत सुनने का काम हो गया, शराब पीने का काम हो गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला एक रंगीन मिजाज का शासक था, इसलिए इसको क्या कहा गया है? मोहम्मद शाह रंगीला कहा गया। तो शराब, दिन भर शराब चल रही है, मुर्गों की लड़ाइयाँ हो रही है, हिंजड़ों और महिलाओं के साथ बैठा है। महिलाओं के कपड़े पहनकर राज दरबार में आने वाला शासक भी कौन है? मोहम्मद शाह रंगीला है। तो महिलाओं के कपड़े पहनकर ये क्या करता था? राज दरबार में आता था, और जो वहाँ के दरबारी थे उनको भी कहता था कि आप भी महिलाओं के कपड़े पहनिए। तो एकदम रंगीन मिजाज का इंसान। और ये प्रश्न एग्जाम में कई बार आया कि हिंजड़ों एवं महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व किसके समय में ज़्यादा था। जब उत्तर मुगल कालीन हम पूरा पढ़ देंगे, तो हर राजा से जो भी प्रश्न आए हैं अभी तक, उनको मैं आपको क्या करवाऊंगा? ऑप्शनल क्वेश्चन भी जरूर करवाऊंगा। और इसके बाद हम डायरेक्ट 1857 की क्रांति पे जाएंगे, क्योंकि वहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और 1857 से लेकर पूरा 1900 भारत की आज़ादी तक हम पूरा आधुनिक भारत बहुत अच्छे से समझेंगे।
अब यहाँ पे हिंजड़ों एवं महिलाओं के वर्ग का प्रभुत्व एक फैक्ट हो गया, और संगीत को यहाँ पे इसने बढ़ावा दिया। तो जब ये हिंजड़ों और महिलाओं के साथ रहने लग गया था तो यहाँ पर इस पर नामर्द होने के भी क्या लगे थे, आरोप लगने लगे थे। तो फिर इसने एक ऐसी पेंटिंग बनाई जिसमें इसको महिला के साथ एक संभोग करते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग टाइप का शासक बहुत ही मोहम्मद शाह रंगीला। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला के समय सबसे जो महत्वपूर्ण घटना हुई थी वो हुई थी यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण। देखिए बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे नादिर शाह को समझना। देखिए नादिर शाह, या इसको कह लीजिए आप नादिर कुली, ठीक है, नादिर कुली कह लीजिए, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ ठीक है, नादिर कुली इसका नाम था। तो नादिर कुली इसने अपनी जो ज़िंदगी की शुरुआत करी तो एक चरवाहे के रूप में इसने शुरुआत करी, या आप कह लीजिए गडरिया, ठीक है, एक गडरिया के रूप में इसने अपनी ज़िंदगी की प्रारंभ किया था। एकदम गरीब घर से था, पिता का देहांत हो चुका था, माता के साथ रहता था। तो जिसका जन्म कहाँ हुआ था, खुरासान में हुआ था। तो नादिर शाह का जन्म कहाँ हुआ है, खुरासान में इसका जन्म हुआ। तो जो अगर हम खुरासान की बात करें तो ये मध्य एशिया का एक ऐतिहासिक क्षेत्र हुआ करता था, जिसमें आज की अगर हम बात करें अफगानिस्तान का क्षेत्र शामिल था, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान का क्षेत्र शामिल था, उज्बेकिस्तान का क्षेत्र शामिल था, ताजिकिस्तान का क्षेत्र शामिल था, और पूर्वी ईरान का क्षेत्र यहाँ पे शामिल था। अगर हम बात करें आज के समय की तो ईरान में खुरासान नाम का प्रांत आज भी है। तो नादिर शाह का जन्म कहाँ हो रहा है, खुरासान में हो रहा है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नादिर शाह क्या करता है, निसापुर नामक जो यहाँ पे जगह है ईरान की, इस पे क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है, और यहाँ से अफगानों को क्या कर लेता है, बाहर भगा देता है। यहाँ से देखिए किसको भगा दिया बाहर, अफगानों को यहाँ से हटा देता है। इस समय अगर हम ईरान के राजा की बात करें तो ईरान का राजा कौन है, तहमास्प है इस समय ईरान का राजा। और नादिर शाह की योग्यताओं से प्रभावित होकर तहमास्प क्या करता है, इसको अपना सेनापति बना देता है, और इसको अपना आधा राज्य भी दे देता है। और साथ ही साथ इसको क्या उपाधि देता है, तहमास्प कुली खान, यानी कि तहमास्प का सेवक, ऐसी उपाधि किसको दी जाती है, नादिर शाह को दी जाती है। तो एक सेनापति के रूप में देखिए नादिर शाह ने बहुत साथ दिया तहमास्प का। उसने कभी ये नहीं सोचा कि मैं क्या करूं, इसको यहाँ से राजा के पद से हटा दूं और राजा बन जाऊं। तो जब ये मर जाता है तहमास्प तो इसके बाद यहाँ पे नादिर शाह राजा बनता है, कहाँ का, ईरान का राजा बनता है। और एक अच्छा कुशल सेनापति होने के नाते उसने क्या किया, यहाँ पे ईरान के लोगों की बहुत सहायता करी, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, ईरान या फारस का नेपोलियन कहा जाता है। ईरान कह लीजिए या फारस कह लीजिए, प्राचीन नाम क्या था, फारस ही था। तो ईरान या फारस का नेपोलियन किसको कहा जाता है, नादिर शाह को यहाँ पे कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि फारस का नेपोलियन किसको कहा जाता है। अब 1736 में क्या है, ये गद्दी पर बैठ जाता है। फिर देखिए ये मर गया है, जब तहमास्प मर जाता है, इससे पहले राजा तहमास्प है, अब नादिर शाह ईरान का राजा बनेगा, कब, 1736 में ये ईरान का राजा बन जाएगा। तो अपना जो राज्य है, अभी देखिए ईरान में इसका राज्य है ना, निसापुर जीत लिया, खुरासन में जीत लिया, यहाँ पे मतलब जन्म हुआ था इसका, ये सारा इलाका जीत लिया। तो ईरान अब पूरा किसके पास आ चुका है, नादिर शाह के पास आ चुका है। तो अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए उसने पूर्व की ओर क्या किया, अपना ध्यान केंद्रित किया, यानी कि इस दिशा में उसने अपना ध्यान केंद्रित किया। इस दिशा में ध्यान केंद्रित करते करते अब कहाँ पहुँच जाएगा, फिर इंडिया पहुँच जाएगा, भारत पे आक्रमण करने की सोचेगा। तो इसने क्या किया, यहाँ पे गजनी पे आक्रमण किया, देखिए, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, ठीक है, ये क्या है, अफगानिस्तान है, ये क्या है, पाकिस्तान है, और ये यहाँ पे हमारा इंडिया हो गया। तो अफगानिस्तान के गजनी पर इसने क्या कर लिया, 11 जून सन 1738 को क्या कर लिया, आक्रमण किया और यहाँ पे विजय प्राप्त कर ली। इसके बाद ये गया यहाँ पे काबुल, और काबुल में इसने क्या किया, 29 जून 1738 में यहाँ पे आक्रमण किया, और यहाँ पे जो मुगल गवर्नर था नासिर खां, इसने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली, मतलब बिना लड़े ही क्या होगी, इसकी अधीनता इसने स्वीकार कर ली। अगर हम बात करें यहाँ पे काबुल और पेशावर, यानी कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में बहुत महत्वपूर्ण दर्रा है दोस्तों, ये है खैबर दर्रा। खैबर दर्रे से कई आक्रमणकारी आए हैं इंडिया, जिनमें से कब ये कौन हो गया, नादिर शाह भी है। तो अगर प्रश्न बनता है ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा दर्रा है महत्वपूर्ण, खैबर दर्रा। इस खैबर दर्रे को क्रॉस करते हुए ये आता है पेशावर से होते हुए लाहौर, और फिर यहाँ से पंजाब पर ये आक्रमण करने की यहाँ पे योजना बना रहा है। और यहाँ पे दिल्ली में हम बात, दिल्ली में कौन बैठा है, दिल्ली में बैठे मोहम्मद शाह रंगीला जी, जो क्या कर रहे हैं, शराब के नशे में मस्त है, मुर्गे लड़ा रहे हैं। इनके पास एक व्यक्ति आया कि देखिए नादिर शाह आक्रमण करके पंजाब पे कभी भी पहुंच सकता है, और हो सकता है कि उसके बाद वो दिल्ली आ जाए। तो दिल्ली में कौन है, मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला क्या करते हैं, वो जो लेटर लेके आता है एक व्यक्ति, तो उस लेटर को क्या करते हैं, शराब में डुबो देते हैं। फिर वो व्यक्ति बोलता है इसमें मैंने वो घटना लिखी है कि यहाँ पे पेशावर से क्रॉस कर दिया है किसने, नादिर शाह ने, और वो यहाँ पे दिल्ली भी आ सकता है, पंजाब भी, पूरे इंडिया पे भी वो कब्जा कर सकता है। लेकिन जो यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला है, उस चिट्ठी को शराब की गिलास में डुबो देते हैं और कहते हैं कि दिल्ली अभी बहुत दूर है, अभी तो आने दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे अब 1739 में अब यहाँ पे पंजाब में जब ये पहुँच जाता है, तब जाके मोहम्मद शाह रंगीला की आंख खुलती है। बल्कि नादिर शाह के आक्रमण से पहले 6 महीने पहले,
6 माह पहले एक व्यक्ति ने भविष्यवाणी कर दी थी, ठीक है, और ये थे एक संत चरणदास। कौन थे? संत चरणदास। तो संत चरणदास ने नादिर शाह के आक्रमण से 6 महीने पहले ही, आक्रमण से पहले कह दिया था कि दिल्ली पे नादिर शाह का आक्रमण होगा। किससे कहा था? मोहम्मद शाह रंगीला से। लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, वो अपनी दुनिया में मस्त था, इसीलिए उसको रंगीला कहा गया। रंगीन मिजाज का राजा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अब यहाँ पे पंजाब में, यहाँ से पेशावर क्रॉस करते हुए, लाहौर क्रॉस करते हुए पंजाब में फरवरी 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे नादिर शाह का आक्रमण हो चुका है, तो हरियाणा के पास में एक युद्ध लड़ा जाएगा, करनाल का युद्ध। ये करनाल का युद्ध यहाँ पे लड़ा जाएगा 24 फरवरी 1739। ये आपको ध्यान रखना है, 24 फरवरी 1739। देखिए, अगर ग्रुप सी के एग्जाम की बात करूँ, वनडे एग्जाम की बात करूँ, तो वहाँ पे डायरेक्ट यही महत्वपूर्ण रहेगा कि करनाल का युद्ध किन के बीच में हुआ था। तो ये नादिर शाह, जो जिसे हम ईरान या फारस का नेपोलियन कहते हैं, उसके बीच में, और किसके बीच में? देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला हो गया पहले, और इसका जो मीर बख्शी है यानी कि सेनापति है, कौन? खाने दौरान। 2 लोग हो गए। निजाम उल मुल्क मैंने कौन बताया था आपको, जिसने रंगीला के समय क्या की? दक्कन में, हैदराबाद में क्या किया? स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी, हैदराबाद में स्वतंत्र राज्य की। और सआदत खां कौन है? जिसने अवध में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। तो रंगीला ने इनसे बोला, यार तुम भी मेरी मदद में आ जाओ, भले ही तुम स्वतंत्र हो चुके हो। तो ये सब मिलके हैं, और नादिर शाह अलग है इसमें। तो ये महत्वपूर्ण रहेगा यहाँ पे करनाल युद्ध 24 फरवरी 1739, आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जब ये युद्ध हुआ, तो इस युद्ध में देखिए क्या परिणाम निकला। मात्र 3 घंटे में ये युद्ध समाप्त हो गया, मात्र 3 घंटे में ये युद्ध समाप्त हो गया। करनाल में यमुना नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया, मात्र 3 घंटे में युद्ध समाप्त हुआ। इसमें जो मीर बख्शी है खाने दौरान, ये मारा गया। कौन कौन बच गए? रंगीला बच गया, निजाम मुल्क बच गया, सआदत खां, 3 बच गए। मीर बख्शी मर गया। अब यहाँ पे मर गया, तो एक किस्म से इसकी हार हो चुकी थी रंगीला की। तो निजाम मुल्क ने क्या किया? नादिर शाह के बीच में और रंगीला के बीच में क्या करा दिया? समझौता करवा दिया। समझौता करवा दिया। समझौता क्या हुआ? 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में रंगीला ने किसको दिए? नादिर शाह को दिए। ये तय हुआ कि आप मेरे को क्या दोगे? 50 लाख रुपए दोगे युद्ध के हर्जाने के रूप में। मैं यहाँ पे युद्ध लड़ने आया, करनाल में मैंने युद्ध लड़ा, और यहाँ पे मेरा इतना नुकसान हुआ, तो 50 लाख रुपए आपको युद्ध का हर्जाना देना है। तो रंगीला इस बात से राजी हो जाता है कि ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 50 लाख रुपए दूंगा। तो ये समझौता किसने करवाया? निजाम उल मुल्क ने। कौन है? हैदराबाद में, जिसने स्वतंत्र राज्य की स्थापना करी। अब निजाम उल मुल्क ने रंगीला और नादिर शाह के बीच में जब समझौता करवाया, तो रंगीला खुश हो गया और उसने कहा कि तुम अब मेरे क्या बन जाओ? मीर बख्श, यानी कि सेनापति। तो सेनापति कौन बन गया? अब निजाम मुल्क बन गया, क्योंकि खाने दौरान तो मर चुका है। अब सेनापति निजाम उल मुल्क बन गया, तो सआदत खां यहाँ पे चिढ़ जाता है। सआदत खां भी यहाँ पे मीर बख्शी बनना चाहता था, यानी कि सेनापति बनना चाहता था। तो सआदत खां किसके पास गया? नादिर शाह के पास गया कि आपको तो यहाँ से कुछ भी रुपए नहीं मिले अभी, ठीक है, 50 लाख रुपए आपने युद्ध का हर्जाना लिया है। अगर आप यहाँ दिल्ली पे आक्रमण करते हो ना, तो दिल्ली पे आपको कितना पैसा मिलेगा? 50 करोड़ रुपए तक मिल सकता है, और इस काम में मैं आपकी मदद करूंगा। तो सआदत खां क्या कर रहा है? नादिर शाह को बोल रहा है कि अब आप क्या करो? दिल्ली पे आक्रमण करो, क्योंकि निजी स्वार्थ के लिए, क्योंकि मीर बख्शी नहीं बनाया गया सआदत खां को। तो सआदत खां ने नादिर शाह से बोला, आप ऐसा करो, दिल्ली पे आक्रमण करो, और दिल्ली पे जब आप आक्रमण करोगे तो आपको यहाँ पे 50 करोड़ रुपए तक यहाँ पे मिल सकते हैं। तो नादिर शाह ने बात मान ली। साथ ही साथ सआदत खां ने क्या बोला था कि मैं भी आपकी मदद करूंगा। लेकिन जब ये यहाँ से अटैक करने दिल्ली गया, देखिए ठीक है, दिल्ली गया, 24 फरवरी 1739 को यहाँ पे करनाल युद्ध जीत चुका है, और 20 मार्च 1739 को यहाँ पे दिल्ली भी जीत लेगा नादिर शाह। लेकिन इस दौरान कहीं भी सआदत खां इसके साथ मौजूद नहीं रहेगा, नादिर शाह के साथ। साथ ही साथ सआदत खां ने यह भी कहा था कि मैं मदद तो करूंगा ही, साथ ही साथ कुछ आपको गहने भी दूंगा, कुछ पैसे भी दूंगा। तो नादिर शाह ने जब इससे पैसे मांगे कि भैया मेरे पैसे दो, तुमने बोला था कि मैं साथ दूंगा, साथ भी तुमने दिया नहीं, तुमने कहा था मैं सोने चांदी भी आपको अपनी तरफ से कुछ दूंगा, लेकिन वो भी तुमने दिए नहीं। तो सआदत खां इसके सामने झुक गया। तो नादिर शाह ने सआदत खां के मुंह पे थूक दिया, और सआदत खां इतना दुखी हुआ इस बेइज्जती से, उसने सीधे क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। तो जहर खा के आत्महत्या करने वाला शासक कौन हो गया? सआदत खां। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन है? सआदत खां। और क्या करेगा? जहर खा के सुसाइड कर लेगा। तो यहाँ पे अब उसने क्या कर लिया? सुसाइड कर लिया। 20 मार्च 1739 को क्या हो गया? यहाँ पे दिल्ली पे नादिर शाह का कब्जा हो चुका है। 20 मार्च के 2 दिन बाद ही 22 मार्च को देखिए क्या होगा। 22 मार्च को एक अफवाह फैल जाएगी कि किसी वेश्या द्वारा नादिर शाह की हत्या कर दी गई है, नादिर शाह की हत्या कर दी गई है। और जब ये खबर फैली तो क्या हो गया? यहाँ पे नादिर शाह के सेना में जो लोग थे, जो भी सेना में सिपाही थे, उनको क्या हुआ? यहाँ पे जनता ने मारना शुरू कर दिया। लगभग यहाँ पे 700 सिपाही मारे गए नादिर शाह के। लेकिन नादिर शाह तो जिंदा था, उसने देखा यार 20 मार्च को मैंने दिल्ली पे कब्जा कर लिया, 22 मार्च को किसी ने अफवाह उड़ा दी कि यहाँ पे नादिर शाह को किसी वैश्या के द्वारा मार दिया गया,
और उसके 700 सैनिक भी मर चुके हैं। तो नादिर शाह ने क्या किया, कत्लेआम की इजाज़त दे दी कि मारो अब सबको, क्या करो, कत्लेआम मचा दो, पूरा नरसंहार कर दो, दिल्ली में अब कोई नहीं बचना चाहिए। और इतना भयंकर कत्लेआम हुआ कि 30,000 लोग मारे गए। कितने लोग? 30,000 लोग मारे गए। 30,000 लोग मारे गए। पूरी गलियां थी जितनी भी दिल्ली का, ऐसी कोई जगह नहीं थी जहाँ पे खून की नदियाँ ना बह रही हो। तो 30,000 लोगों का खून किसके द्वारा करवाया गया? नादिर शाह के द्वारा यहाँ पे करवाया गया। इसके बाद यहाँ पे मोहम्मद शाह रंगीला ने नादिर शाह से विनती करी और क्या बोला, एक शायरी सुनिए, कितनी अच्छी बात कही। कोई नहीं बचा जिसे तू अपनी तलवार से अब कत्ल करे, सिवाय इसके कि मुर्दा को जिंदा करे और दोबारा कत्ल करे। यानी कि अब कोई बचा ही नहीं है कि आप तू अपनी तलवार से मतलब उसको मार सके, अब सिवाय इसके कि मुर्दे को जिंदा करे, मतलब तू अब मुर्दे को पहले जिंदा कर और फिर उसका कत्ल कर। अब दिल्ली में कोई बचा ही नहीं है। इसके बाद नादिर शाह यहाँ पे क्या कर लेगा, अपना जो ये है नरसंहार को रोक देगा। और नादिर शाह की हम बात करें तो 57 दिन तक ये क्या रहेगा, दिल्ली पर राज करेगा। और 57 दिन तक यहाँ पर मुगल सत्ता क्या रही, फिर बाहर रही यहाँ पर। ठीक है, तो राजनीति से मतलब राजपाट से कौन रही बाहर, मुगल सत्ता यहाँ पे बाहर रही। और यहाँ पे किसका पावर रहा, 57 दिन तक नादिर शाह के यहाँ पे पावर रही है, उसकी हुकूमत यहाँ पे चली। अब फैक्ट देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ये कहानी, ये मैपिंग तो आप अपने उसमें ज़रूर बनाएं। उसके बाद जितना मैंने लिखा है, लिखने में इतना समय लगता नहीं, 1 लाइन में मैंने लिखा है और कोई इतना आराम से आप समझेंगे सभी चीज़ों का। एक बार अच्छे से आप पढ़ लेंगे तो कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। तो बहादुर शाह फर्स्ट का जो छोटा बेटा था जहान शाह, उसका पुत्र था रोशन अख्तर। ये मैंने आपको बता ही दिया, जो मैंने भी आपको लेक्चर दिया था। सैयद बंधुओं ने ही रोशन अख्तर को मोहम्मद शाह के नाम से गद्दी पर बैठाया था। सुरा और सुंदरी में लीन रहता था, मुर्गे लड़ाते रहता था। इसके शासनकाल में हिंजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था। इसे इसलिए क्या कहा गया, रंगीला बादशाह यहाँ पे कहा गया। मोहम्मद शाह रंगीला सैयद बंधुओं का अंत करना चाहता था। इसके लिए उसने दक्कन के शासक चिनकिलिच खान निजाम मुल्क की मदद ली थी। चिनकिलिच खान के नेतृत्व में एक तुर्रानी सैनिक हैदर खान ने क्या किया, 1720 में सैयद हुसैन अली की हत्या कर दी। एक भाई तो मर गया और 1722 में उसके दूसरे भाई अब्दुल्ला खान को भी मार दिया। तो 1720 में मर गया एक भाई, 1722 में मर गया। तो सीधे सीधे प्रश्न बन सकता है कि मोहम्मद सैयद बंधुओं का अंत किसके समय में हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला के समय एक फूलवारों की सैर नामक उत्सव शुरू हुआ, लेकिन वर्तमान स्वरूप में यह अकबर शाह द्वितीय के शासनकाल में स्थापित हुआ। यह हम अकबर शाह द्वितीय देखेंगे हम अभी। यह उत्सव ख्वाजा कुतुब साहिब की दरगाह दिल्ली पर आयोजित होता है। और जो 2 भाई मरे थे मैंने आपको बताया था सैयद बंधु, देखिए इनके पिता का नाम था सैयद अब्दुल्ला खां बाराहा। इसका एक पुत्र था हुसैन अली खां और एक पुत्र था अब्दुल्ला खां। तो इनको क्या कहा जाता है, सैयद बंधु या किंग मेकर, यानी कि राजा बनाने वाले। और 1713 से लेकर 1720 तक इनका क्या रहेगा, काल रहेगा, सैयद बंधु का काल, यानी कि सैयद बंधुओं का प्रभुत्व रहेगा मुगल काल में 1713 से 1720 तक। और 4 राजाओं को इन्होंने गद्दी पर बैठाया। फर्रुखसियर हो गया, रफ़ी-उद-दज्जात, रफ़ी-उद-दौला और मोहम्मद शाह रंगीला। पहला ये, अंतिम ये। रंगीला के समय में क्या होगा, स्वतंत्र होने वाले राज्य अवध मैंने आपको बता ही दिया, सआदत खां, इसको बुरहानु मुल्क के नाम से भी हम जानते हैं। दक्कन में हैदराबाद का जो चिनकिलिच खां या निजामुल मुल्क के नाम से हम इसको जानते हैं। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुर्शीद कुली खां, भरतपुर और मथुरा में बदन सिंह ने और दोआब क्षेत्र में रोहिला सरदारों ने क्या किया, अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। किसके समय, मोहम्मद शाह रंगीला के समय। तो ये 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वैसे यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो अवध का सआदत खान जो क्या कर लेगा, सुसाइड कर लेगा बाद में। अब नादिर शाह का आक्रमण देख लेते हैं। नादिर शाह का जन्म देखिए खुरासन में हुआ। जिंदगी गडरिए चरवाहे के रूप में इसने शुरू करी थी। 1736 में फारस का शासक बना और इसको क्या कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। किसको, नादिर शाह को या नादिर कुल्ली को। पहले नादिर कुल्ली है ये, बाद में नादिर शाह के नाम से ये शाह की उपाधि लेकर गद्दी पर बैठेगा। 11 जून 1738 को इसने गजनी जीता। 11 जून 1738 को इसने गजनी जीता, ये मैंने आपको बता ही दिया। 29 जून 1738 को फिर इसने काबुल जीता और जो यहाँ पे मुगल शासक नासिर खां था इसने इसकी अधीनता स्वीकार ली। फिर फरवरी 1739 में ये पंजाब पर आक्रमण किया और जब जाके नींद खुलती है मोहम्मद शाह रंगीला की और तब होता है करनाल का युद्ध 24 फरवरी 1739 को। तो यहाँ पे नादिर शाह है एक तरफ, दूसरी तरफ है मोहम्मद शाह रंगीला और इसका जो सेनापति है यानी कि मीर बख्शी का जो पद था वो कौन किसके पास था, खाने दौरान के पास। निजाम उल मुल्क मैंने आपको बता ही दिया, सआदत खां कौन है बता दिया। 3 घंटे में यह युद्ध समाप्त हुआ। मुगल सेनापति खाने दौरान इसमें मारा गया। निजाम उल मुल्क ने नादिर शाह एवं रंगीला के बीच समझौता करवाया। रंगीला ने हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देना यहाँ पे स्वीकार किया। रंगीला ने निजाम उल मुल्क को मीर बख्शी का पद दे दिया क्योंकि उसने समझौता करवाया, मदद करी एक किस्म से, क्योंकि और खाने दौरान की भी यहाँ पे मौत हो चुकी तो ये पद खाली हो चुका था। तो जब इसने समझौता करवाया तो ये निजाम उल मुल्क से खुश हो गया, कौन, रंगीला, और इसको अपने
सेनापति के पद में या मीर बख्शी के पद में यहाँ पे रख लिया। अब सआदत खां भी मीर बख्शी का पद लेना चाहता था, इसलिए उसने नादिर शाह को कहा कि यदि वह दिल्ली पर आक्रमण करे तो उसे करोड़ों रुपए यहाँ पे मिल सकते हैं। 20 मार्च 1739 को नादिर शाह का दिल्ली पर अधिकार हो गया और नादिर शाह के नाम का खुतबा पढ़ा गया और सिक्के भी यहाँ पे जारी किए गए। ठीक 2 दिन बाद नादिर शाह की हत्या की अफवाह यहाँ पे दिल्ली में फैल गई कि हत्या हो चुकी है, जिससे नादिर शाह के 700 सैनिकों की यहाँ पे हत्या कर दी गई। क्रोधित होकर उसने क्या किया, नरसंहार की आज्ञा दी और 30,000 लोगों का यहाँ पे उसने कत्ल करवा दिया और रंगीला के आग्रह पर फिर नरसंहार यहाँ पे रोका गया। क्या बढ़िया बात कही ना उसने, मतलब वो लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगी, कोई नहीं बचा जिसे तू अपनी अब तलवार से कत्ल करे, सिवाय इसके कि मुर्दे को जिंदा करे और फिर दोबारा कत्ल करे। तो बहुत अच्छी पंक्ति है, सुनने में भी अच्छा लगा। नादिर शाह 57 दिन तक यानी कि 15 मई तक दिल्ली में रहा और इस प्रकार 57 दिन तक मुगल राजा थे वो सत्ता में नहीं रहे। ठीक है, मुगल राजा यहाँ पे सत्ता में नहीं रहे। वापस जाते समय देखिए यहाँ पे ये महत्वपूर्ण है, तख्ते हाउस लेके गया, कोहिनूर हीरा लेके गया, 30 करोड़ और साथ ही साथ तमाम खजाना यहाँ के लेके जाता है नादिर शाह। साथ ही साथ कश्मीर एवं सिंध के जो पश्चिम प्रदेश हैं वो नादिर शाह को यहाँ पे मिल जाते हैं। इसके बाद हम अहमद शाह अब्दाली देखेंगे जब, तो अच्छे से चीज़ें क्लियर हो जाएगी। साथ ही साथ रंगीला, मोहम्मद शाह रंगीला की पुत्री का विवाह नादिर शाह के पुत्र नासिरुल्लाह मिर्जा से यहाँ पे कर दिया गया। 1748 में मोहम्मद शाह रंगीला की मृत्यु हो जाएगी, उसका बेटा शासक बनेगा, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ये जरूर ध्यान रखना, रंगीला तख्ते ताउस कौन लेके गया, कोहिनूर हीरा लेके गया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई एग्जाम में आता है, वनडे एग्जाम के जो प्रश्न है वहाँ पे प्रश्न बनते हैं। वनडे एग्जाम के प्रश्न में देखिए क्या क्या आ सकता है, देखिए तख्ते हाउस, कोहिनूर हीरा, ये आ रखा कई बार। ये प्रश्न भी एक बार बना कि कितने दिनों तक मुगल जो राजा थे सत्ता में नहीं रही नादिर शाह के आक्रमण के समय, तो 57 दिन तक यहाँ पे सत्ता में नहीं रहे। और यहाँ पे देखिए और कौन कौन से प्रश्न यहाँ से महत्वपूर्ण है। सीधे सीधे निजाम उल गुबारा हैदराबाद का संस्थापक है, कई बार आता है। सआदत खां वाला प्रश्न बहुत बार आता है। ठीक है, अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक है। मोहम्मद शाह रंगीला, इससे भी बहुत प्रश्न बनते हैं, मैंने बता ही दिया आपको। नादिर शाह का आक्रमण किसके समय हुआ, तो ये चीज़ अगर आप एक बार समझ लेंगे कहानी को तो अच्छे से कर पाएंगे प्रश्नों को, चाहे वो फिर कोई सा भी एग्जाम हो। बाकी वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताएं। काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना, क्योंकि 3-4 दिन से थोड़ा घर आया हुआ था। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।